माँ जी, ऋषा के जोड़े के साथ साथ उसका रानी हार, शादी के बाद पहनने के लिए चूड़ा और साथ में थोड़ा बहुत कमरे की सजावट का भी तो सामान आएगा, मैं वो भी लिख लेती हूँ। सही कहा संगीता, कभी कभी तो मैं सोचती हूँ अगर तू मेरी बहू ना होती तो मेरा क्या होता। आपका घर पाकर तो मैं सौभाग्यवती हुई हूँ माँ। अच्छा और सामान बताइए, 2 पायदान भी ले आऊंगी माँ, घर में नए बिछे हुए अच्छे लगेंगे। संगीता और शांता ऐसे ही बैठकर काफी देर लिस्ट बनाती नहीं। संगीता शांता की बहू थी, सालों से संगीता ने ही अपना घर संभाला हुआ था और अब संगीता का देवर भी शादी के लायक हो चुका था, तो उसकी शादी होने वाली थी। संगीता अभी शादी के सामान की लिस्ट बनाकर ही निपटी थी कि तभी उससे शांता बोली, बहू अब तो इतनी सारी चीजें सोच सोच कर लिखने में थक गए, अब तू एक काम कर, जाकर अपनी और मेरी चाय बना कर ले आ। ठीक है माँ जी, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं 5 मिनट में आई। संगीता रसोई में गई और कुछ ही देर बाद चाय के साथ साथ आलू प्याज के बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े भी बनाकर ले आई। बहू मैंने तो बस चाय को कहा था, ये पकौड़े। हाँ माँ, अब शाम के वक्त कभी कभी ही तो मौका मिलता है सास बहू को साथ में चाय पीने का, तो पकौड़ों के साथ उन्हें एंजॉय किया जाए ना। वो तो तूने सही कहा। वैसे बहू अब बस कुछ ही दिन बाकी है तेरी ऐसी जोरदार कसरत के, उसके बाद तो दूसरी बहू भी घर आ जाएगी तो तुझे जरा आराम मिल जाएगा। शांता की बात सुनकर संगीता बस मुस्कुरा दी। देखते ही देखते ये कुछ दिनों का फासला भी मिट गया और वो दिन भी आ गया जब संगीता के देवर की शादी हो गई और संगीता से काफी कम उम्र की लड़की उसकी देवरानी बनकर घर आई। संगीता बहू, तूने ही सालों से इस घर को संभाला हुआ है, आजा तू ही अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवा। अरे माँ जी, अच्छा ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है ऋषा, अब अपने पांव से इस कलश को गिराते हुए तुम घर में आ जाओ। जी। कलश को कौन से पांव से गिराना है? माँ ने शायद मुझे बताया था। ठीक है, मैं इसे गिराती हूँ। ऋषा ने गृह प्रवेश के लिए पांव तो सही से उठा लिया, लेकिन उसने कलश को इतनी तेज लात मारकर गिराया कि कलश गिरा नहीं बल्कि उड़ गया और वो उसके ससुर के सिर में लगने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को बचा लिया। हे भगवान ऋषा, ये क्या किया तुमने? अरे बहू, मुझे तो लगा था कि आज मेरा सिर फूट कर ही रहेगा। अरे इतनी जोर से कौन कलश में लात मारता है? बहू कलश गिराना होता है, फुटबॉल नहीं खेलते हैं उससे। मुझे माफ कर दीजिए। वो चल अब बस कर संगीता बहू, इसे इसका कमरा दिखा। आजकल की लड़कियों को कुछ नहीं आता है, बस बेकार के काम करवा लो। शांता को अंदाजा हो गया था कि उसके घर की बहू कैसी आई है। आज की घटना को तो बस उसने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर अगले दिन, अरे आज तो मैं 10 बजे ही उठ गई। वेल डन ऋषा, अब जल्दी से तैयार होकर नीचे चली जाती हूँ। ऋषा अपनी ससुराल में पहले ही दिन से देर से सोकर उठी और लगभग 11 बजे तक वो रेडी होकर नीचे गई। आ गई तू? थोड़ी और देर में आ जाती, अभी तो बहुत जल्दी आ गई तू। माँ जी, वो मैंने सोचा कि ससुराल का पहला दिन है तो जरा जल्दी उठ जाऊं। हे भगवान, ये कैसी बहू आ गई है मेरे घर में। अरे बेवकूफ, 11 बज गए और तू बोल रही है कि आज तू जल्दी उठ गई है। अरे संगीता को देख, अपनी जेठानी को, उसे उठे हुए 5 घंटे होने को आए हैं। हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ वो पहले उठ गई होंगी, लेकिन आजकल की जनरेशन को जल्दी उठने की आदत नहीं है। मैं जेनजी हूँ और हमारे जनरेशन के लोग देर से ही उठते हैं। अब ये जेनजी क्या होता है? चल जो भी हो, जल्दी से जाकर अपनी पहली रसोई की रस्म कर ले। तेरे जेठ और ससुर जी आते ही होंगे तो कुछ भी अच्छा सा बना लेना, सारा सामान रसोई में ही है। शांता की बात सुनकर ऋषा खामोशी से रसोई में आ गई और उसने अपनी पहली रसोई बनाने का काम शुरू किया। मैं क्या बनाऊं पहली रसोई में? एक काम करती हूँ, सभी के लिए मोमोज, नूडल्स और पिज्जा बना देती हूँ। वैसे भी मैं इसी सब में माहिर हूँ। ऋषा ने ऐसे बोलकर सभी के लिए ट्रेडिशनल फूड के बजाय नई जनरेशन के पसंद के खाने जैसे पिज्जा, मोमोज और नूडल्स वगैरह बना दिए। कुछ देर बाद जब सभी खाने को बैठे, बहू ये सब तूने क्या बनाया है? ये धागे, ये क्या चीज है और ये बॉल जैसा? माँ जी, ये सब जेनजी की पसंद के पकवान है, आप खाओ, आपको भी अच्छे लगेंगे। वो सब तो सही है ऋषा, लेकिन ये सब है तो जंक फूड ही ना। इतना जंक फूड क्या सेहत के लिए सही होता है? बिल्कुल भाभी, मैं तो सारा दिन यही सब खाती थी मायके में, आप जरा सा खाने में हिचकिचा रही हैं। बहुत ही टेस्टी मोमोज बनाए हैं तुमने तो ऋषा। ये मेरी अभी तक की एक्सपीरियंस की हुई सबसे बेस्ट पहली रसोई है। इसका क्या अच्छा है? आजकल के बच्चों को तो ना जाने क्या क्या अच्छा लगता है। संगीता बहू, मेरे लिए तो तू 2 पराठे डाल ला, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ मोमोज, मैं इसकी चटनी से खा लूंगी। बहू मेरे लिए भी बना देना। संगीता, इतना सब तो ये मैं भी नहीं खा पाऊंगा, तो मेरे लिए भी पराठे ही बना देना। सभी के पराठों की फरमाइश हो गई क्योंकि ऋषा और उसके पति के सिवा कोई भी जेन जी मेंबर घर में नहीं था।
कुछ इस तरह से ऋषा की पहली रसोई हुई। अब ऋषा की शादी हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था। कुछ जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थी, लेकिन ऋषा गैर जिम्मेदार थी, इसलिए उसे हर काम को याद दिलाना पड़ता था। अरे नहीं, ये ऋषा भी ना कभी टाइम से काम ही नहीं करती। अभी तक इसने खाना भी नहीं बनाया, जाकर कहना पड़ेगा। संगीता ने ऋषा को जाकर बोला, तब जाकर उसने खाना बनाया। दोपहर का खाना बनाना अब उसी के जिम्मे आ गया था। ऐसे ही एक दिन, अरे ये क्या, मिर्ची का डब्बा तो खाली है, नमक भी खत्म हो गया। ऋषा, ऋषा। जी भाभी। ऋषा, ना डब्बे में मिर्ची है ना ही नमक। हाँ भाभी, वो खत्म हो गए हैं। खत्म हो गए तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो मैं भूल गई भाभी। लो कर लो बात। अरे तुझे इतनी जरूरी चीजें भी याद नहीं रही बहू, हद है। अरे ये कोई बड़ा शहर नहीं है जो यहाँ रातों को सामान मिल जाए। सब कुछ वक्त से लेना पड़ता है, लेकिन नहीं, तुम्हें कुछ याद रहे तभी तो तुम कुछ हमें बताओ। ना जाने कैसी ही बहू आ गई है मेरे घर में, तो एक जितनी समझदार है तो दूसरी उतनी ही नासमझ। शांता ने आज भी ऋषा को ऐसे ही बहुत सुनाया। रोजाना ऋषा को ऐसे ही उसकी लापरवाहियों की वजह से डांट पड़ती थी और घर में उसे सब यही समझते थे कि वो किसी काम की नहीं है। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन, जी मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए, लेकिन कैसे? सरकारी योजना के तहत आए हैं, आप चाहें तो उन्हें निकाल भी सकती हैं। बस अपने फोन पर आए हुए 6 नंबर के कोड को बता दीजिए। जी। संगीता ने एक फ्रॉड कॉलर को अपना ओटीपी कोड बता दिया, जिसका नतीजा ये आया कि कुछ देर बाद ही उसे बैंक से फोन आया और वो बोले, देखिए आपके ऊपर चोरी का इल्जाम है। अब आप या तो निकाले गए 1 लाख रुपए वापस कीजिए, नहीं तो आपको 3 साल की जेल की सजा होगी। क्या? लेकिन मेरे अकाउंट में तो पैसे आए थे और मैंने तो कुछ नहीं निकाला है। संगीता की ऐसे ही काफी देर उलझी रही, लेकिन कोई हल नहीं निकला। बाद में ये बात परिवार में भी खुल गई और तब फिर जेंजी बहू बोली, भाभी इस तरह के फोन कॉल्स फ्रॉड होते हैं। आपको जो भी हो किसी से अपना ओटीपी शेयर नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब फोन मुझे दिखाइए। ऋषा ने फोन को हाथ में लिया और कुछ देर में ही उसने इस परेशानी को सुलझा दिया। लीजिए भाभी, अब सब कुछ सही है। तूने क्या किया बहू? कुछ नहीं, बस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उस नंबर की जांच करके उसे पुलिस को दे दिया। अब हमें कुछ नहीं देना होगा, पुलिस उन फ्रॉड को खुद ढूंढ लेगी। वाह, मान गए तो जेंजी बहू। आज के इस ऋषा के काम से सभी को काफी खुशी मिली। बस फिर क्या था, अब ऋषा की भी कला को सभी ने जान लिया था कि उसका दिमाग आज की लड़कियों की तरह था। धीरे धीरे ऋषा अपनी भाभी से घर के काम भी सीख रही थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अरे जब हैसियत नहीं थी दावत की तो क्यों बुलाया हम सब लोगों को? पानी वाले खाने की दावत देकर हम लोगों का कितना समय बर्बाद किया। और नहीं तो क्या, इससे क्या आप लोग दावत का खाना कहते हैं? इतनी देर से सब्जी में मटर ढूंढ रही हूँ, लेकिन एक भी मटर नहीं मिला, सिर्फ पानी ही पानी है। और दाल तो पूछो ही मत, दाल कम, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पतीले के अंदर पानी डालकर उसमें हल्दी डाल दी हो। और क्या हुआ, अगर इन्होंने खाने में कुछ ज्यादा ही पानी डाल दिया तो खाना तो स्वादिष्ट है ना, स्वाद में तो कोई गड़बड़ नहीं है। तुम लोग भी इनकी तरह गरीब हो, इसीलिए तो तुम्हें ये पानी वाली खाने की दावत इतनी पसंद आई है। इतनी ही दावत अच्छी लगी तो हमारी प्लेट का भी खाना खा लो। आखिरकार इस परिवार की ऐसी भी क्या मजबूरी रही थी जो इन लोगों ने लोगों को दावत पर तो बुलाया, लेकिन इस दावत में इस परिवार ने लोगों को पानी वाले खाने परोसे। आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड हो रही है। कितने सारे कपड़े पड़े हैं, जल्दी से चूल्हे पर पानी गर्म कर कपड़े धो लेती हूँ। मधु का आखिरी महीना चल रहा था। चूल्हे पर पानी गर्म करके मधु आंगन में कपड़े धो रही थी कि तभी मंदिर से मधु की देवरानी आंचल आती है। हे भगवान भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? आप जानती हैं ना कि आपका आखिरी महीना चल रहा है और ऐसी हालत में आप इतनी ठंड में बाहर आंगन में बैठकर कपड़े धो रही हैं। चलिए उठिए और अंदर जाइए। कितनी बार मना किया है आपको कि घर के कोई काम मत करिए? ऐसी हालत में आपको सिर्फ आराम करना चाहिए। तुम भी ना कभी कभी बिल्कुल माँ जी बन जाती हो। अरे मैं गर्म पानी से कपड़े धो रही हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। और भाभी आप कभी कभी बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करती है। कहा ना अंदर चलिए और जाकर आराम करिए। आंचल मधु का हाथ पकड़ती है और उसे अंदर ले जाती है। वहीं मधु की नंद पूनम उसके लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आती है। ये लीजिए भाभी, गर्मा गर्म दूध पीजिए। इसकी क्या जरूरत थी?
अरे भाभी, ये दूध आप अपने लिए नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चों के लिए पी रही हैं। कहते हैं ऐसी अवस्था में दूध पीने से बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त पैदा होता है, उसके शरीर में बिल्कुल भी कमजोरी नहीं होती। अब तो बस सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं हमारे नन्ही मेहमान को आने में। आप देखना जब वो आएगा ना, तुम सब उससे कितना प्यार करोगे। वैसे मैं सोच रही थी कि भाभी की जचकी के बाद क्यों ना हम पूरे गाँव में रसगुल्ले बंटवाएं। अरे बहू, ख्याल तो तेरा बहुत अच्छा है। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही। हम पूरे गांव में मिठाई बंटवाएंगे। आखिरकार इतनी बड़ी खुशी जो आने वाली है। पूरा परिवार मधु के आने वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा खुश था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और मधु की डिलीवरी का समय आ जाता है। मधु एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसकी खुशी में सावित्री ढेर सारे रसगुल्ले मंगवाती है और अपने दोनों बेटों के हाथ में गांव भर में बंटवाती है। भैया, सभी को मिठाई बांट दी है, बस अब विमला काकी का परिवार रह गया है, चलिए वहां भी मिठाई दे आते हैं। दोनों भाई जैसे ही विमला के घर पर मिठाई लेकर जाते हैं तो देखते हैं कि विमला की बेटी ने कुछ समय पहले ही बच्चे को जन्म दिया है, जिसकी खुशी में विमला ने कई सारे लोगों को दावत पर तो बुलाया। ये देख दोनों भाई मिठाई देकर घर आते हैं और सारी बात अपनी माँ को बताते हैं। ये तो काफी खुशी की बात है। आजकल तो हर कोई बच्चों के जन्म पर लोगों को दावत देता है। तो माँ जी, हमारे घर में भी तो मुन्ना आया है, तो क्यों ना हम भी दावत दे। वैसे भी हमारे परिवार का पहला बच्चा है, हम भी सभी गांव वालों को दावत पर बुलाएंगे। भाभी का आइडिया तो कमाल का है, चलिए ना हम भी दावत करते हैं। लेकिन इसकी क्या जरूरत है, बेखामे में काफी खर्चा हो जाएगा। अरे बहू, ये खर्चा बेखाम में नहीं बल्कि खुशी के लिए हो रहा है। मैं और पूनम ने सिलाई करके जो पैसे कमाए हैं वो हमने जोड़ रखे हैं। इन दोनों ने भी थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रखे, तो हम लोग आराम से गांव वालों को दावत पर बुला सकते हैं। आंचल अपनी नंद पूनम के साथ गांव भर में कई लोगों को दावत के लिए आमंत्रण करती है। जहां काफी लोग इस आमंत्रण से खुश थे, वहीं कुछ लोगों का मुंह बना हुआ था। क्या कहा तुमने? तुम लोग गांव वालों को दावत पर बुला रहे हो? कहीं कोई लॉटरी लग गई है क्या तुम गरीब लोगों की? वैसे दावत का मतलब पता है ना, दाल रोटी नहीं, अच्छे अच्छे पकवान खिलाते हैं। चिंता मत करिए, हमें पता है दावत का खाना क्या होता है। आप बस समय पर आ जाइएगा। दोनों नंद भाभी कई लोगों को आमंत्रण कर घर आ जाते हैं। अगले दिन सभी लोग मिलकर दावत के खाने की लंबी सी लिस्ट तैयार करते हैं। सारा सामान लिख दिया है ना, मैं शाम को आते हुए सारा सामान ले आऊंगा। सामान की लिस्ट और पैसे लेकर माधव काम पर चला जाता है और शाम को काम खत्म करके सामान लेने के लिए जा रहा होता है कि तभी माधव देखता है कि सामने एक पेड़ में बड़ी सी गाड़ी ठुकी हुई है। हे भगवान, ये गाड़ी इस पेड़ में कैसे ठुक गई? कहीं कोई अंदर तो नहीं फंसा? माधव जैसे गाड़ी के पास जाता है तो देखता है कि एक आदमी अंदर फंसा हुआ है। जैसे तैसे कर माधव गाड़ी का दरवाजा खोल के अंदर घुसता है और उसे बाहर निकालता है। आप ठीक तो है ना? बोलिए भाई साहब, मैं जल्दी से किसी को मदद के लिए बुलाता हूँ। पानी, पानी। माधव जल्दी से उस आदमी के लिए पानी लेकर आता है। वहीं उस आदमी को फोन से माधव उसके कहने पर उसके बेटे को कॉल करता है। थोड़ी देर में उस आदमी का बेटा आता है और उसे अपनी गाड़ी में घर ले आता है। वहीं माधव अब जैसे ही सामान लेने के लिए दुकान पर पहुंचता है तो देखता है कि उसका झोला उसके पास नहीं है। काफी ढूंढने पर भी माधव को जब उसका झोला नहीं मिलता तो परेशान होकर घर आ जाता है। अब हम क्या करेंगे? उस झोले में मैंने पैसे रखे थे, न जाने वो झोला कहाँ गिर गया। कहीं नहीं, कल दावत है। अगर हमने कल दावत नहीं रखी होती तो गांव वालों के सामने हमारी कितनी बेइज्जती होगी। हे भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या होगा? गांव वाले तो खूब मजाक उड़ाएंगे हमारा। आप परेशान मत हो, कोई हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा। हम कुछ ना कुछ तो करेंगे और ये दावत होगी। अगले दिन आंचल अपनी नंद पूनम के साथ मिलकर घर में रखी थोड़ी बहुत सब्जियों को इकट्ठा करती है और 3-4 तरह की अलग अलग सब्जियां बनाती है, लेकिन उसमें आंचल कहीं ज्यादा पानी डाल देती है। भाभी, आपने सब्जी में कुछ ज्यादा ही पानी नहीं डाल दिया? ये पानी ही अब इस दावत को पूरा करेगा। इतनी थोड़ी सी सब्जी में तो इतने सारे लोग खाना नहीं खा पाएंगे, इसलिए मैंने हर सब्जी में पानी डाल दिया है। बस भगवान करे सबको ये खाना पसंद आ जाए। थोड़ी देर में सभी लोग दावत के लिए आ जाते हैं। जहां कुछ लोगों को उस पानी वाले खाने का स्वाद भी अच्छा लगता है तो कहीं कुछ लोग पानी वाले खाने की दावत को देखकर पूरे परिवार की बेइज्जती करने पर उतर आते हैं। ये क्या सब्जी बनाई है आप लोगों ने? पालक के अंदर भी कोई इतना पानी डालता है क्या? ना दाल ढंग की बनी है, ना आलू की सब्जी, हर किसी में तो भर भर के पानी डाल रखा है। हमें क्या इस पानी वाली दावत के लिए बुलाया था? तुम लोगों ने तो, मुझे पहले पता था कि तुम लोगों की कोई हैसियत नहीं है दावत करने की। इससे अच्छा खाना तो हम हमारे घर के कुत्ते को खिलाते हैं। अलीशा जैसे अमीर और घमंडी लोग पूरे परिवार की बेइज्जती करके वहां से चले जाते हैं।
वहीं कुछ लोग उसे पानी वाले खाने की दावत का भी सम्मान करके खाना खाकर वहां से जाते हैं, लेकिन पूरा परिवार काफी ज्यादा परेशान होता है। मेरी वजह से आप लोगों की कितनी बेइज्जती हुई, आप सब मुझे माफ कर दीजिएगा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। अब हमारी इज्जत तभी उन लोगों में वापस आ सकती है जब हम दोबारा से एक अच्छी दावत करेंगे। दावत के लिए हम खूब मेहनत करेंगे और पैसे जोड़कर दोबारा एक शानदार दावत करेंगे। दोनों भाई फैक्ट्री में खूब मेहनत करते हैं और सेठ से एडवांस पेमेंट की भी बात करते हैं। इस महीने फैक्ट्री का काम थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, तो मैं तुम्हें एडवांस पेमेंट नहीं दे पाऊंगा। 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाया। पूरा परिवार घर में उदास होकर बैठा होता है कि तभी वहां विवेक नाम का एक आदमी आता है। यह आदमी वही था जिसकी माधव ने मदद की थी और उसके हाथ में माधव का झोला भी था। अरे आप तो वही है ना, और अब आपकी तबीयत कैसी है? और आपके हाथ में ये झोला कैसा है? ये तो मेरा ही झोला है। जब आप मेरी मदद कर रहे थे तो आपका झोला मेरी गाड़ी में रह गया था। मेरा बेटा वापस जब मेरी गाड़ी लेने आया तो उसने ये झोला देखा। इसमें पैसे देखकर मैं समझ गया था कि आपके किसी जरूरी काम के लिए हैं। बड़ी मुश्किल से आपके घर का पता ढूंढ कर आया हूं। ये लीजिए आपके पैसे। सही कहा है किसी ने, हम जब किसी की मदद करते हैं तो ऊपर वाला भी हमारी मदद जरूर करता है। आप नहीं जानते कि ये झोला वापस लौटाकर आपने हमारी इज्जत रख ली। माधव उन पैसों से दोबारा से राशन लेकर आता है और आंचल अपनी नंद के साथ मिलकर बहुत स्वादिष्ट और बिना पानी वाला दावत का खाना बनाती है और एक बार फिर से पूरा परिवार गांव के लोगों को दावत पर बुलाता है, जिसमें अलीशा जैसी घमंडी औरतें भी आती हैं जो खूब दावत के खाने का मजा ले रही थीं। क्या हुआ अलीशा, उस दिन तो तुम हमारे पानी वाली दावत की खाने की काफी बेइज्जती कर रही थी और अब दोबारा से दावत में आकर हमारे ही घर का खाना खा रही हो। मैं तुम्हें कोई ताना नहीं दे रही हूँ, लेकिन किसी की गरीबी और मजबूरी पर हंसना कोई गर्व की बात नहीं है। तुमने उस दिन जो हरकत करी थी, उस हरकत के चलते तुम कई लोगों की नजरों में छोटी बन गई हो। भले ही तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन इंसानियत तुम में रत्ती भर भी नहीं है। और हाँ, दोबारा से खाना छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। आराम से खाना खाओ, और अभी तो मिठाई भी आएगी। आंचल की बात सुनकर अलीशा को कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास होता है और वो आंचल के पूरे परिवार से माफी मांगती है। और अब इसी के साथ आखिरकार पूरा परिवार गांव वालों को एक अच्छी दावत खिलाता है।